नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह हाजिर हूँ आपके सामने एडॉप ऑफ नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे। और जो बचा हुआ टॉपिक था, जो कि फिजिक्स का हम पहला टॉपिक लेकर के आए थे विज्ञान में, साइंस में, वो था फोर्स एंड प्रेशर, बल तथा दाब। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या क्या होते हैं, और फोर्स में कब F1 प्लस F2 होता है, अर्थात जब एक साइड से फोर्स रहता है तब नेट फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है, और MKS CGS दोनों में देखा था। और एक जो न्यूटन है, जो कि MKS पद्धति का मात्रक है, वो कितने डाइन के बराबर होता है। ठीक है, चीज़ों को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि बल वो धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव करता है या बदलाव करने की प्रवृत्ति रखता है। कल बताया था इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है, न्यूटन है, और CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या है, डाइन है। क्योंकि यूनिट को हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक होती है MKS यूनिट और एक होती है CGS यूनिट। जो अंतरराष्ट्रीय स्थिति पे मानक यूनिट मानी जाती है वो MKS पद्धति को माना जाता है। MKS पद्धति, और जो उससे छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, CGS यूनिट कहते हैं, अर्थात सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और ऊपर क्या है, कह सकते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे कल भी मैंने कैलकुलेट करके बताया था कि जो F = m/a होता है, यहाँ पर m जो है वो क्या है, मास है, जिसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। a क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किस चीज में यूनिट है, तो ये यूनिट है आपकी MKS में। ठीक है, और इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, कह सकते हैं कि इतनी बड़ी यूनिट को बोलने से अच्छा है वैज्ञानिकों ने इसको न्यूटन से डिनोट कर दिया और फोर्स की यूनिट क्या बना दी, न्यूटन। लेकिन सर अब इसकी कोई CGS यूनिट भी होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। तो अब यहां पर क्या होगा, F = ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये दोनों का हम कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो F = इसी यूनिट को लेकर के चलेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करे थे कल, तो कितना रहा था, वो रहा था 1000 ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो हो गया था कितना, 1,00,000 ग्राम प्रति ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और चूंकि ये क्या है, इसको हमने डाइन कहा है, तो इसको यहाँ पे हमने डाइन लिख दिया और इसकी लगा दी 10। जितने जीरो होते हैं उतनी उसकी घात जुड़ जाती है, जैसा अवधेश सर बताते हैं। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, और F = हमको यूनिट मिली 10⁵ डाइन। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। इसके बाद हमने आपको बताया था कि बल कितने प्रकार के होते हैं, तो बल मेनली 2 प्रकार के होते हैं। फिर उनमें हमने उनको वापस बांटा था। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। संपर्क से आपको सीधे सीधे पता चल रहा है, यानी दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, संपर्क में आएंगी, एक दूसरे को छुएंगी, तो वो क्या है, संपर्क बल। अगर बिना छुए कोई बल लग रहा है तो वो क्या लग जाएगा, असंपर्क बल। ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ इसके नाम बताएंगे। संपर्क बल में एक था मस्कुलर फोर्स, जैसे कि जानवरों से जब हम कोई काम वाम कराते हैं तब वो इसमें आता है। और उसके बाद हमने देखा घर्षण बल। फ्रिक्शन फोर्स पे बहुत देर तक कल हमने बातें की थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो पुराना वीडियो जाकर के देखिए, जिससे ये सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे। देखिए, कभी भी बीच से आकर के चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, आपको स्टार्टिंग से चीजों में बने रहना पड़ेगा, जिससे आने वाली चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी और बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकेंगे। बीच में आकर के आप सोचेंगे कि आपको चीजें समझ में आ जाए तो बहुत मुश्किल है। तो ये है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में भी हम बात कर लिए थे। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स में भी हमने 2 भागों में बांटा था। एक था गतिक अर्थात काइनेटिक, और एक था स्थैतिक। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु में स्थिति की अवस्था में जो फ्रिक्शन लगता है, कोई रुकी हुई है उसके बीच में भी लग रहा है तो वो हो जाएगा स्थैतिक। और जब कोई चीज चल रही है तो 2 परतों के बीच में लगने वाला अपोजिट डायरेक्शन में जो बल लगता है वो कौन सा है, घर्षण बल है। और फिर उसके बाद हमने आपसे बात की थी असंपर्क बल के बारे में, जिसमें था चुंबकीय बल। हमने कहा था कि आप चुंबक लेकर के दोनों को एक पास लाइएगा तो एक दूसरे के आपको बल लगता हुआ महसूस होगा। फिर स्थिर वैद्युत बल आया था, जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु को जब हम कह सकते हैं आवेशित कर देते हैं तो वो अनावेशित कुछ चीजों को आकर्षित करने की क्षमता उनमें उत्पन्न हो जाती है, जैसे स्केल को रगड़ करके और कागज को
चिपका लेना। तो वो क्या था, स्थिर वैद्युत बल का ही एक एग्जाम्पल था। और फिर उसके बाद देखा था गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो पृथ्वी के अंदर एक टेंडेंसी है कि वो हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, यही गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर ये बल ना होता तो शायद हम और आप भी उड़ रहे होते, क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये जमीन पर गिरता है, ना कि ऊपर की तरफ जाता है। न्यूटन बाबा सेब के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और फिर उनके ऊपर सेब गिरता है, और सेब गिरने के बाद वो क्या बताते हैं कि सेब हमारे ऊपर ही काहे गिरा, बगल में काहे नहीं गिरा। फिर उन्होंने बता दिया गुरुत्वाकर्षण बल। हालांकि न्यूटन बाबा से पहले भी हमारे यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल बताया जा चुका है, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं है कि हम लोग भी इतने अच्छे हो सकते हैं कि उनसे पहले चीज़ों को खोज सकते हैं, तो वो मानते नहीं हैं। खैर, वो सब बातें बात की हैं। अभी जो चीज़ें हैं, फोर्स क्या होता है, फोर्स का टाइप्स क्या होता है, अब मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके गड़बड़ नहीं होंगे। अगला टॉपिक आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट पूरी तरीके से रिलेटेड है किससे, प्रेशर से। देखिए, दो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो फिजिक्स हो। फिजिक्स भी मैथ्स का ही एक रूप है। अच्छा, आपने देर सर से बात, मतलब जब कभी लाइव होंगे तो चीज़ों पे आप करिएगा, तो पूछिएगा कि मैथ्स क्या बीच से समझ में आ सकती है। आप अनुभव करिए, जब आप छोटे थे तो क्या बिना संख्याएं जाने आप गुणा भाग कर जोड़ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, तो जोड़ घटाना। और जब जोड़ घटाना नहीं आएगा तो गुणा भाग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाग में आपको घटाने का प्रयोग करना है और गुणे में आपको जोड़ का प्रयोग करना है। तो भाग और गुणे के लिए आपको जोड़ और घटाना आना चाहिए, और जोड़ और घटाने के लिए आपको संख्याएं आनी चाहिए। जब ये सब आ जाएगा तब आगे चल करके आपको भिन्न आएगी। जब भिन्न आएगी तब जा करके आगे चल कर हम कह सकते हैं कि आपको लासा मासा एलसीएम एचसीएफ वाली चीज़ें आएंगी, फिर आगे जाएंगे तब परसेंटेज आएगा। अर्थात आपने साइंस में और मैथ्स में किसी भी एक पॉइंट को स्किप किया तो आपका पूरा सब्जेक्ट स्किप हो जाएगा। इसीलिए किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहिए। आप सोशल साइंस में कर सकते हैं, ठीक है, आपने रेनेसा को नहीं पढ़ा है, उसके बाद दूसरा नया टॉपिक आ रहा है, आपने उसको पढ़ लिया है तो चल जाएगा काम। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता है। एक भी टॉपिक स्किप किया तो मज़ा आना और समझ में आना दोनों खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि पुराने टॉपिक को पहले समझिए, तब नए टॉपिक पे आइए, जुड़े रहिए चीज़ों से, ठीक है। तो प्रणोद क्या होता है, किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोद, ठीक है। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रणोद। जैसे ये है, ठीक है, इसके, या आपने कील ठोकी है, कील ठोकी है ना हथौड़ी से, तो कील आप कैसे ठोकते हैं, ऐसे ही तो करके ठोकते हैं कि ऐसे करके ठोकते हैं? अच्छा, ऐसे करके क्यों नहीं ठोकते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे करके जब हम ठोकेंगे तो प्रेशर या आधी निब उसकी उठी रहेगी, तो प्रेशर कह सकते हैं उतना जनरेट नहीं होता है। और जब ऐसे करते हैं तो पूरी निब उसमें छूती है और पूरी कील अच्छे से घुस जाती है। इसीलिए हम, घुसने को तो ऐसे भी घुस जाएगी, लेकिन जल्दी कैसे जाती है, ऐसे जाती है। क्यों? क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, वहां पर बढ़ जाता है, ठीक है। अर्थात किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। जैसे इस पेन को जब मैं ऐसे दबाऊंगा तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, बल, वो प्रणोद कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रणोद कहेंगे, ठीक है। ये आपका ग्रीन बोर्ड है, इसको अगर मैं ऐसे करके दबाते हैं तो ये क्या है, प्रणोद लग रहा है, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, ठीक है। जैसे ये कोई दीवार है, दीवार पे अगर आप धक्का देंगे तो क्या उसकी स्थिति में बदलाव हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन उस पर आप प्रणोद अप्लाई करते हैं, थ्रस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये निर्भर किस पर करता है प्रमोट? तो देखो, दो चीजें लग रही हैं। कौन कौन चीजें लग रही हैं? पहले तो इसका एक एरिया है, क्षेत्रफल है, और इसके ऊपर लगने वाला बल है। मैंने दो ही चीजों का नाम लिया, एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को, लंबवत मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, लंबवत लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। जैसे ये इसका पर्टिकुलर एरिया है और इस पर परपेंडिकुलर जब हम कोई बल अप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रणोद कहेंगे। अब इसमें दो चीजें आई, एक तो ये एरिया है और दूसरा क्या है, इसका परपेंडिकुलर फोर्स। तो यानी यहां पर केवल दो चीजों की बात हो रही है, और प्रणोद निर्भर भी उन पर करेगा। पहले नंबर पर किस पर करेगा, प्रणोद का मान, ठीक है। किसी पृष्ठ पर लगने वाले बल प्रमोद का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, ठीक है, निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रणोद समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रेशर की तरफ, ठीक है।
किसकी तरफ चलते हैं? प्रेशर की तरफ। प्रेशर क्या है? फोर्स आपको समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर का है किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अर्थात जो थ्रस्ट अप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और प्रणोद क्या चीज होती है? लंबवत बल। लंबवत बल अर्थात परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है। तो प्रेशर का डेफिनेशन क्या बनती है? किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं, या तो ये कहिए किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्लियर? दाब को डिनोट किससे कहते हैं? तो प्रेशर P है, तो यहां पर इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? P से। किससे डिनोट करते हैं? P से। जैसे बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं और फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? F से। सेम वैसे ही यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर को P से डिनोट करते हैं और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। ठीक ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है। अब यहां से चीजें आप समझिएगा, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है? P = F/A। ठीक। अब यहां पे देखिएगा, P बराबर दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्योंकि दाब में दो ही चीजें तो हम यूज कर रहे हैं। किन किन चीजों को यूज कर रहे हैं? एक तो बल यूज कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया पर वो बल अप्रूव कर रहे हैं, और वो भी परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत उस पर वो बल लगा रहे हैं। तो दो ही चीजें यूज हो रही। प्रेशर के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो आपको बल चाहिए और दूसरा आपको वो बल किस पे लगाना है वो जगह चाहिए। तो जो जगह चाहिए उसको ऊपर नीचे रखेंगे और जो बल लगा रहे हैं उसको हम ऊपर रखेंगे, अर्थात दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है। अब बल को हम क्या कहते हैं? बल का मात्रक MKS पद्धति में क्या है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का क्या होता है? तो बालक सर, अवधेश सर बताए ही होंगे, यहां पे फिर से बता दूं, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। एक्चुअली क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब वो अगर आयत में होगा तो वर्ग में होगा तो वर्ग में जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है, इसीलिए इसका बना देते हैं भुजा स्क्वायर। लेकिन गुणा तो लंबाई और चौड़ाई की ही करते हैं। आयत में लंबाई चौड़ाई अलग होती है, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग नाम हमें देना पड़ता है, तो हम देते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। और दोनों का जब हम निकालेंगे MKS पद्धति में मात्रक, तो होता है क्या? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मूलतः जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है, फिर वो चाहे वर्ग हो और चाहे आयत हो। चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए हम वहां पर क्या कर देते हैं? भुजा गुणे भुजा कर देते हैं। तो यहां पर हमने बता दिया कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक हमने क्या निकाला? मीटर वर्ग या मीटर स्क्वायर। तो इसका जो हमने कह सकते हैं MKS पद्धति में मात्रक निकाला, अर्थात यूनिट निकाली, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा सर, मात्रक पे बात नहीं की आपने। एक इजी वे में मैं आपको मात्रकों को समझा दे रहा हूं। जैसे आप गए, घर वालों ने कहा जाओ सेब ले आओ। ठीक, सेब ले आओ। ठीक है, जाएंगे सेब ले आएंगे। पापा ने कहा जाओ 2 सेब ले आओ। कल्पना करिए दुनिया में अगर मात्रक नहीं होते तो क्या होता? पापा ने कहा कि जाओ 2 सेब ले आओ। अब ये 2 क्या है? क्या 2 सेब लाने हैं? खाली एक सेब?
और ये 2 सेब। ऐसे 2 सेब लाने हैं कि यहां पर हम कह सकते हैं कि 2 डलिया में सेब लाने हैं, कि हमें क्या करना है 2 बोरी में सेब लाने हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पापा हमको 2 सेब बोल दिए, अब 2 सेब लाना है कि 2 कटोरी में सेब लाना है कि 2 बोरी में सेब लाना है, समझ में नहीं आ रहा। अब चूंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी समझने की दृष्टि से पूरी जगह पर एक मानक बना दिया गया, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। इसके बारे में आप पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है कि आपको बता दिया जाता है, अगर आपके पापा ने कहा कि बेटा जाओ 2 किलो सेब ले आओ, तो 2 किलो आपको भी समझ में आ गया, पापा ने भी बता दिया 2 किलो। और जब सब्जी या फल वाले के पास आप जाएंगे तो फल वाले से क्या कहेंगे, भैया हमको 2 किलो सेब दे दो। वो क्या करेगा, 2 किलो सेब एक पन्नी में पैक कर देगा और ला करके आप पापा को दे देंगे। ये क्या चीज दिखा रहा है कि ये कितनी इजी हो गई, चीजें हो गई इजी कि नहीं हो गई, केवल एक यूनिट की डिस्कवर होने से। इसीलिए यूनिट आया कि एक्चुअली किसी भी चीज का मेजर इजीली हो सके। अब किसी ने कहा पानी ले आओ, अमूमन घर में लोग बोलते हैं एक गिलास लाना है कि एक मटका लाना है कि एक ड्रम लाना है कि पाइपें लगा देनी है सीधे, कितना पानी लाना है समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही किसी ने कहा जाओ बेटा एक गिलास पानी ले आओ, तो आपको यूनिट मिल गई, तो उस चीज को समझना आपके लिए आसान हो गया, तो आप एक गिलास पानी ला करके दे दिए। यूनिट किसी भी चीज को समझाने के लिए अति जरूरी है कि वास्तव में आपको कितनी मात्रा में वो चीज चाहिए। उसी मात्रा के लिए हमने क्या किया, यूनिट को हमने मतलब कि साइंटिस्ट ने यूनिट को डिस्कवर किया, और यूनिट को डिस्कवर करने के बाद किसी भी चीज को मतलब समझाना और उसकी यूनिट मात्रा को पहचानना बहुत इजीली हो गया। इसीलिए यहां पर इसकी मात्रा यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां से एक चीज और समझिएगा, यहां से क्या चीज समझ में आ रही है, 2 चीजें सीधे सीधे समझिएगा, आंख बंद करके समझ लीजिएगा। एक है पी एफ, बस P1/A। यहां पर इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यह है कि जब हमने इन दोनों को लिया तो इन दोनों को बराबर रखा है और बीच में इसका चिन्ह लगा दिया, और जब हमने इन दोनों को लिया है तो ये जैसे लिखा था 1/A ऐसे रख दिया। भाई अगर इसका आप गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F इंटू 1/A, यही तो होगा। तो P इज F/A, F को हटाएंगे P इक्वल टू F/A, यही निकलेगा। लेकिन यहां पर सर आपने ऐसा क्यों बताया, तो बस एक बहुत इजी चीज है जिससे आपको सभी एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। इतना समझ लीजिएगा कि ऐसा बताने का मकसद मेरा केवल इतना है कि यहां पर ऊपर वाली कंडीशन में जब बल और प्रेशर एक ही स्टेज पर है, क्या है, एक ही स्टेज पर है ना, तब क्या होगा, कह सकते हैं कि यहां पर मैनेजर है, यहू मैनेजर है, या ये टीचर है, ये भी टीचर है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। तो यहां पर क्या है, प्रेशर और फोर्स में क्या है कि जब ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, ठीक है। जब इसको हम बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा। और यहां पर क्या है, यहां पर हम जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये घटेगा, या जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सर जी इतना कठिन चीज आप हमको क्यों बता दिए, तो बताना इसलिए जरूरी पड़ा कि दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम दाब को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो समझने में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन इतनी सी बात समझने के बाद दैनिक जीवन में दाब के प्रयोग को इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा कि पूछिए मत। कैसे, मैंने आपको बताया ना कि जब आपका एरिया, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक।
अर्थात जब भी हम किसी बल बढ़ाते हैं तो दाब क्या होता है, बढ़ता है। मैंने बताया जैसे जैसे हम क्या कहेंगे, चाहे इसको बढ़ाएं चाहे इसको बढ़ाएं, दोनों में कौनों बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा और किसी भी चीज को घटाएंगे तो वो घटेगा। और दाब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, क्षेत्रफल के, यानी इसमें से किसी भी एक चीज को बढ़ाने घटाने पर दूसरे पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। अर्थात अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो दाब क्या होगा, घटेगा, और अगर दाब को घटाते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, और दाब को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल कम होगा। इतनी बात समझ में आई? उल्टा होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम होगा, ठीक है, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ेगा। यहां पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब दैनिक जीवन में दाब का क्या प्रयोग होता है उसको देखिए। चाकू, अरे मास्टर चाकू नहीं बना पा रहा, ये देखो चाकू, ठीक है चाकू। अब इस चाकू से आपको मान लीजिए सेब को काटना है। हम आम का एग्जाम्पल नहीं लेते क्योंकि हमको पसंद नहीं, ठीक है, ये सेब को काटेंगे हम, ठीक है। अब सेब को काटने के लिए सोचिए और बताइए कि चाकू अगर धारदार होगी तब जल्दी सेब कटेगा, यानी जो चाकू की धार होती है वो पतली होनी चाहिए कि मोटी होनी चाहिए? सीधा सा एक एग्जांपल तुरंत बताइए आप, वही मन में बोलिए, मास्टर समझ जाएगा। मास्टर के पास क्या कहते हैं, दिव्य दृष्टि है। आपने वहां बोला, हम समझ गए, ठीक है। तो यहां पर हम पूछ रहे हैं कि चाकू की धार अगर पतली होगी तब सेब जल्दी कटेगा, या चाकू की धार मोटी होगी तब सेब जल्दी कटेगा? बिल्कुल सही, चाकू की धार पतली होगी तब सेब जल्दी कटेगा। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये सेब है, सेब का एक क्षेत्रफल है, और जैसे हमने चाकू की धार को पतला किया, मान लीजिए पहले इतनी मोटी थी, फिर हमने कम करके इतना कर लिया, मान लीजिए इसको हमने इतना पतला कर दिया तो सेब जल्दी कटा। यानी पहले इसका क्षेत्रफल इतना था और जिसको कम करके हमने कितना कर दिया, इतना कर दिया। तो क्षेत्रफल कम होते ही क्या हुआ, दाब बढ़ गया, और क्षेत्रफल कम होते ही दाब बढ़ गया, और जैसे दाब बढ़ा वैसे सेब घट गया। आई बात समझ में? दूसरी चीज, कील लीजिए, आपने क्या लिया, कील लिया। ये कोई दीवार थी, इस दीवार के ऊपर ये कील को ठोकना था हथौड़ी से, एक कील हो गई ये, और दूसरी कील हम बना रहे हैं, कैसे बनाए, ये भी मोटी बन गई। अच्छा रुकिए, ये है, छोड़िए कील व्हील, पेंसिल होगी आपके पास, पेंसिल को पकड़िए, इधर से पकड़िए इधर से पकड़िए, ठीक है, और फिर दबाइए, खूब तेज दबाइए। क्या लग रहा है दबाने पे किधर दर्द हो रहा है? इधर वाले पे जिधर नोक है उधर दर्द हो रहा है कि पीछे वाले पे दर्द हो रहा है? जिधर नोक है उधर दर्द हो रहा है, गारंटी। काहे दर्द हो रहा है? क्योंकि जिस तरफ नोक है उस तरफ क्षेत्रफल क्या लग रहा है, कम, प्रेशर क्या लग रहा है, कम, सॉरी क्षेत्रफल क्या है, कम। भाई पीछे वाले सिरा का एरिया ज्यादा है, नोक वाले सिरा का एरिया क्या है, कम। इसीलिए जो नोक वाला एरिया आप दबा रहे हैं तो आपको दर्द ज्यादा हो रहा है। तो नोक वाले एरिया का, नोक वाली चीज का एरिया कम होने की वजह से प्रेशर क्या हो गया इस पे, ज्यादा। इसीलिए जब हम ऐसे करते हैं तो नोक वाले सिरे पर हमको क्या होता है, दर्द महसूस होता है, और दूसरे वाले सिरे पर हमको दर्द नहीं महसूस होता है, ठीक है। जैसे कील को दीवार पर ठोकने के लिए हमको कील का जो, जिसपे हम, कील है मान लीजिए ये, ठीक है, अच्छा ये इधर से ठोकेंगे तब जल्दी दीवार में घुसेगी कि इधर से ठोकेंगे तब जल्दी घुसेगी? कहेंगे सर जी का बेवकूफो जैसी बातें कर रहे हैं, इधर से ठोक, इधर से हथौड़ी मारेंगे हम इस पे, अब इसको घुसेड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम है, इसका एरिया क्या है, ज्यादा। तो जिसका एरिया कम होगा उस पर प्रेशर ज्यादा लग जाएगा और कील जल्दी से अंदर घुस जाएगी।
समझ में आया? इसीलिए कील को हम कैसे ठोकते हैं, ऐसे, ना कि उल्टा करके। पेन का एग्जाम्पल मैंने दिया। ऐसे दैनिक जीवन में हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, दाब का। ठीक है, तो दाब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि एक दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर -2 के लिखिए, चाहे प्रति मीटर स्क्वायर लिखिए, बात वही है। अब दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, जैसे जब कोई घर बनाता है तो घरों में नींव चौड़ी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? अच्छा, एक चीज और, चौड़ी बनाई जाती है, इससे एक चीज और देखते होंगे, बहुत लेडीज या घर पे मम्मी वगैरह भी पेंसिल हील का यूज करती हैं, और बहुत लोग ऐसे जूती का यूज करते हैं। यूज करते कि नहीं करते, है ना? तो कहते हैं कि ये थोड़ा सा रिस्की होता है, या इसके नीचे पैर आ गया तुम्हारा तो पैर तो गया समझो। इसके नीचे पैर आ गया तब भी बच जाओगे, इसके नीचे पैर आया तो गए। क्यों कहा जाता है? और चलना भी मुश्किल होता है मिट्टी में। भाई आप खुद बताइए, दोनों में से अगर तुम लोगों को पहना दिया जाए और कहा जाए मिट्टी में चलना है, तो इसको पहनोगे कि इसको पहनोगे? अरे सर जी, नॉर्मल ही इसको ऐसे करके नहीं चल पाएंगे, मिट्टी की क्या बात कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है इसको पहनोगे। इसको क्यों नहीं पहनोगे? क्योंकि इसका जो ये वाला सिरा है, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, कम, और क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब क्या हो गया, बढ़ गया, और दाब बढ़ गया तो फिर ये जल्दी से मिट्टी में क्या होगी, धंस जाएगी। तो बार बार तुम चप्पल को निकालते फिरोगे, अपनी हील को निकालते फिरोगी। समझे लड़कियों? तो इसके अलावा जब कोई घर बनता है तो घर बनाने के लिए नींव वगैरह चौड़ी बनाई जाती है। ऐसा क्यों बनाया जाता है, इतनी चौड़ी चौड़ी नींव बनाई जाती है? क्योंकि होता यह है, मैंने बताया क्षेत्रफल बढ़ाया, क्षेत्रफल बढ़ाया तो दाब क्या हो गया, अपने आप कम हो गया। जब दाब कम हो गया तो फिर क्या कह सकते हैं कि नीचे की तरफ जो दीवारें थी वो धंसेंगी नहीं, दीवार बैठेगी नहीं। इसीलिए नींव क्या बनाई जाती है, चौड़ी बनाई जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल हमने बढ़ाया जिससे दाब क्या हो गया, कम हो गया। और देखते हैं, इस टॉपिक के अंत की तरफ हम हैं, फिर दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। सुई आलपिन आदि आगे की तरफ तीखी बनाई जाती है, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है और दाब बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आया? आगे, कतर्क मशीनें आगे से नुकीली बनाई जाती हैं, जिसके क्षेत्रफल कम हो जाता है। कतर्क पता नहीं था, नहीं आ रहा कतर्क क्या चीज होती है, होगी कोई मशीन होगी। व्यक्ति खड़े रहने की अपेक्षा चलने से धरातल पर अधिक दाब बनता है, क्योंकि व्यक्ति के खड़े रहने पर पृथ्वी के संपर्क क्षेत्रफल में अधिक होता है, जबकि चलने की स्थिति में पृथ्वी के संपर्क क्षेत्रफल में कम होता है। ठीक है, कह रहा है कि खड़ा रहना जो है, ज्यादा समय तक किसी खड़ा रखोगे तो क्या सर जी थोड़ा सा और चलते हैं, इसीलिए पहले सजा दी जाती थी, क्या खड़े हो जाओ, खड़े रहो जब तक क्लास रहती है, 45 मिनट तुमको खड़े होना, हिलना नहीं है। क्यों? क्योंकि खड़े रहने से क्या हो गया कि आपका क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, और नहीं, क्षेत्रफल आपका क्या है, कम है, और चलने पर क्षेत्रफल आपका क्या हो गया, बढ़ जाता है। भाई इतना क्षेत्रफल आप कवर कर रहे हैं चलने में, और खड़े रहने में केवल इतना ही क्षेत्रफल कवर कर रहे हैं। ऐसे खड़ा रहना आसान है ना, दोनों पैर आप क्या करेंगे, चौड़ा चौड़ा करेंगे। दोनों पैर जोड़ के खड़े रहना आसान है कि दोनों पैर चौड़ा करके खड़ा करना आसान है? सर जी दोनों पैर चौड़ा करके खड़ा करना आसान है। मास्टर दोनों पैर चौड़ा करेंगे तो आसानी से खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जब आपने दोनों पैर को सटा के खड़ा किया है तो उससे क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। जब क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब क्या हो गया, बढ़ गया। इसीलिए हमें दोनों पैर जोड़ करके खड़ा रहना मुश्किल है, जबकि हम दोनों पैर को अगर दूर दूर करते हैं तो क्षेत्रफल हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो दाब क्या हो गया, कम हो गया। अब हम ऐसे खड़े रह सकते हैं कुछ देर तक। समझ में आया? यही चीज कह रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा गद्दे पर खड़े होने पर गद्दा अधिक दबता है अपेक्षाकृत जब वह व्यक्ति, हाँ सीधी सी बात है, जब कोई आप गद्दा है, कोई गद्दा क्या कोई मुलायम चीज हो गई, जब आप उस पर खड़े होते हैं तो खड़े होने पर वो दब जाता है एक तरफ पे, है ना। और फिर लेकिन जब लेटते हैं, एक कोई मोटा आदमी था, ठीक, ये जब इस पे खड़ा हुआ गद्दे पर तो गद्दा इतना दब गया, है ना। और फिर जब ये महाराज लेट जाते हैं तब गद्दा उतना नहीं दबता है, ऐसे दबा,
यहाँ इतना दब गया और यहाँ खाली इतना दबा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति खड़ा हुआ तो क्षेत्रफल क्या हो गया? कम। क्षेत्रफल कम होने से दाब क्या हो गया? बढ़ गया, तो वो ज्यादा अंदर तक धंस जाता है गद्दा। लेकिन जब आप लेटते हैं तब क्या होता है? लेटने पर क्या होता है कि लेटने पर आपका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से क्या होता है? दाब कम हो जाता है, इसीलिए गद्दा कम दबता है। ठीक है। ट्रैक्टर के टायर भी चौड़े बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। पिछला ट्रैक्टर का टायर आप देखेंगे, आप सभी लोग गांव से जुड़े हैं, नहीं जुड़े होंगे तो ट्रैक्टर तो देखा होगा। ट्रैक्टर के पिछले टायर देखे आपने, कितने बड़े बड़े बनाए जाते हैं, और आगे का छुट्टू सा बनाया जाता है, और ऐसे करके ट्रैक्टर बनाया जाता है। बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ट्रैक्टर को ज्यादातर काम कीचड़, खेत या फिर कह सकते हैं यहाँ पे करना होता है। तो उससे क्या होता है कि अगर उनके टायर पतले रहेंगे तो टायर पतले रहने से क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल कम रहने से दाब बढ़ेगा और ट्रैक्टर जल्दी धंस जाएगा। लेकिन अगर ट्रैक्टर का टायर क्या है? चौड़ा है, तो क्षेत्रफल बढ़ा दिया, क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या हो गया? दाब क्या हो गया? दाब हो गया कम, और ट्रैक्टर उतनी जल्दी नहीं धंसेगा जितनी जल्दी पतले टायर में वो धंस जाता है। ठीक है। तो हमने पढ़ा किसको? प्रेशर को बहुत अच्छे से, हमने पढ़ा बल को बहुत अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हल कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, यहीं इसी जगह, इसी एडॉप ऑफ नॉलेज के प्लेटफॉर्म पर। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना जरूर बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस करिए, जिससे अगली वीडियो जैसे आती है वो आप तक पहुंच जाए, और पुरानी वीडियो से आप कांटेक्ट में बने रहिए और आगे से आगे चीजें और आपको समझ में आए। ठीक है। कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे बल की सीजीएस इकाई क्या है? डाइन। बताया था आपको। वस्तुओं के संपर्क में आने वाले उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? संपर्क बल। ये क्वेश्चन नवोदय में आए हुए हैं, कक्षा 9 वाले में। ठीक है। अगर किसी पर कोई बल ना लगे, ठीक है, तो क्या होगा? अगर किसी चीज पर कोई बल ना लगे तो क्या होगा? तो या तो वो विराम में होगा और या तो वो गति में होगा। अर्थात अगर किसी भी वस्तु पर हम कोई बल नहीं लगाते हैं तो वो वस्तु अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी, और रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। जब 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो हम लगभग कह सकते हैं कितना? 1 किलोग्राम द्रव्यमान रखते हैं। ठीक है। बल का मात्रक बताया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक पिंड स्थिर है तो पिंड पर कोई बल नहीं लग रहा है, पिंड पर लगे सभी बलों का परिणाम बल 0 है। पिंड निर्वात, ये वाला सही है। मैंने बताया था कि जब ट्रॉली आपको दिखाई थी तो ट्रॉली मूव क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि जितना बल इधर लग रहा था 100 न्यूटन का, उतना ही बल इधर लग रहा था 100 न्यूटन का, और वो जो ट्रॉली थी वो स्थिर अवस्था में थी। इसका मतलब ये नहीं था कि उस पर कोई बल नहीं अप्लाई हो रहा है, बल तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ बल का मान क्या है? सेम है। इसी तरीके से कोई भी चीज अगर स्थिर अवस्था में है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई बल नहीं लग रहा होगा तो स्थैतिक घर्षण बल तो लग रहा होगा। बताया था आपको, स्थैतिक घर्षण बल लग रहा होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा कि पिंड पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल क्या है? 0 है। ठीक है। एक मैली सड़क पर आप फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वहां पर जो है घर्षण में क्या है? कमी है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। कितनी बार बता दिया? दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। द्रव की गहराई बढ़ाने के साथ द्रव का दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पानी में भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेंगे और फिर हम दूसरे टॉपिक पर आएंगे। इस क्वेश्चन को डिस्कस करके फिर हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, फिर हम दूसरा टॉपिक लाते हैं। थैंक यू वेरी मच।